नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के अंदर पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे पूछा गया वह क्वेश्चन ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह किसके विरोध के परिणाम स्वरूप होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड वह होता है 13 अप्रैल 1919 को होता है। और ये जो हत्याकांड होता है ये अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर होता है। इसके अंदर ब्रिटिश जनरल है जो डायर होता है उसके द्वारा गोली चलाई जाती है और काफ़ी सारे भारतीयों की इसके अंदर मृत्यु होती है। और 1951 के अंदर 1951 आपको यहाँ पे डेट ध्यान रखना है, भारत सरकार ने इस स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया था। कब किया था? 1951 के अंदर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। इसके अंदर लगभग 400 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर से एक और एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हत्याकांड हुआ था ये किस दिन हुआ था। तो आपको ये जो 13 अप्रैल 1919 है, ये जो दिन था ये दिन था बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन था। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसके कारण हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका रॉल्ट एक्ट के कारण हुआ था। रॉल्ट एक्ट क्या होता है कि 1919 के अंदर ये अप्रैल 1919 है तो ये मार्च 1919 की बात है। मार्च 1919 के अंदर क्या होता है, ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर एक रॉल्ट एक्ट लागू करती है, जिसका कानून का सीधा सा मतलब ये था कि एक प्रकार से काले कानून था। और ये कानून जो भी कोई भी व्यक्ति है उसको बिना मुकदमे के ही जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। और आपसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो रॉल्ट एक्ट था ये किसकी अध्यक्षता में बना था। तो ये रॉल्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस कानून की जो भी अध्यक्षता है एक समिति बनी थी, उस समिति की अध्यक्षता की थी सिडनी रोलेट। किसने की थी? सिडनी रोलेट। इस व्यक्ति ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी के नाम पे इसका ये नाम रख दिया गया। चलिए दोस्तों आगे पहले तो इस क्वेश्चन का अपन आंसर चेक कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, रॉल्ट एक्ट का यदि आपसे एग्जाम में डेट पूछ लिया जाए तो 19 मार्च 1919 और ये आपका 13 अप्रैल 1919 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है। चलिए आगे कुछ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो वह देख लेता हूँ। ब्रिटिश इंडिया एक्ट की मैं बात करूँ तो इसका जो ईयर है वह है 1784। और कौन सा बच गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 है, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक और बच गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप बताइएगा कमेंट करके, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ बता सकते हो। इसका ईयर है 1773। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनके बारे में जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा तब आपको थोड़ा सा डीपली बताया जाएगा कि क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे वह देख लेते हैं अपन। चलिए ऑप्शन दिख गया, कोई बात नहीं आपको। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर्तव्यों का पालन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ, राज्यसभा की बात करूँ तो राज्यसभा का जो भी पदेन अध्यक्ष होता है वह राज्यसभा का पदेन होता है, वह होता है उपराष्ट्रपति, जिसको अपन बोलते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन होता है, उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है। और ये राज्यसभा को अपन क्या बोलेंगे? राज्यसभा कहलाता है दोस्तों उच्च सदन कहलाता है। अब यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहले यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष है, वह उसके आगे की प्रक्रिया का पालन करेगा। उपराष्ट्रपति, अब देखिएगा सबसे पहले उपराष्ट्रपति के लिए जो कौन सा अनुच्छेद होता है तो आर्टिकल 64 होता है। संविधान के अंदर आर्टिकल 64 है, वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये इसके अंदर कहा गया है। और आर्टिकल 89 और भी आपको ध्यान में रखना। आर्टिकल 89 क्या कहता है कि राज्यसभा का उपसभापति का प्रावधान दिया गया है। 89 में सभापति और उपसभापति का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 89 के अंदर। चलिए दोस्तों वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला हो गए। और भारत के राष्ट्रपति की अपन बात करें तो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना पे क्वेश्चन पूछा गया है। पंचवर्षीय योजना, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है 2007 से 2012, ये 11वीं है। और जो सबसे लास्ट की होती है उसका समय है 2012 से 2017, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों। और जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका समय है 1951 से 1956 है पहली पंचवर्षीय योजना का समय। अब देखिएगा 2017 है 12वीं पंचवर्षीय योजना का, 2014 के अंदर इसको ख़त्म कर दिया जाता है प्लानिंग कमीशन या वित्त आयोग को ख़त्म करके। 1 जनवरी 2015 से इसका स्थान ले लेता है नीति आयोग।
नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भारत का एक थिंक टैंक है, प्लानिंग बनाता है क्या, फ्यूचर को लेके। तो यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना का पूछा था, तो 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय है। दोस्तों आगे का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वह अपन देख लेते हैं। बैंकिंग विनिमय अधिनियम या बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, यह कब पारित किया गया? तो दोस्तों बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के अंदर पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में 1949 के अंदर पारित किया गया। यह क्या काम करता है? तो ये जितनी भी भारत की बैंकिंग फर्म है उन सबको कंट्रोल करता है। जितने भी ये बैंकिंग फर्म है उन सबको कंट्रोल करता है। इसको 1949 16 मार्च 1949 से ये लागू हुआ और इसका बाद में 1 मार्च 1966 को इसका नाम बदल दिया गया है बैंककारी विनिमयम। इसका नाम बदल के बैंककारी विनियमन नाम इसका कर दिया है 1966 से। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कुछ थोड़ा सा आरबीआई की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से होती है और इसका स्थापना वर्ष है 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का स्थापना वर्ष है 1 अप्रैल 1935। किसके तहत इसकी स्थापना होती है? एक्ट 1934 के तहत दोस्तों इसकी स्थापना होती है। आगे यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट है कि आपका जो आगा खां कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित, हॉकी से संबंधित हो गया। तो हॉकी से संबंधित और कौन कौन से यहाँ पे खेल हो सकते हैं, कौन कौन सी ट्रॉफी हो सकती हैं? जैसे कि जादूगर ध्यानचंद के नाम पे, तो ध्यानचंद ट्रॉफी। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेनली कप का संबंध हॉकी से संबंधित है। एक आता है अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप, इसका संबंध भी हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित आप जानते हो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप हो गया, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से हैं। और यहाँ पे कुछ फुटबॉल से संबंधित अपन बात करें तो फुटबॉल से है आपका सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक इम्पोर्टेंट आपको बता दूँ। अब यहाँ पे क्या नाम लिखा है? ये आगा खां कप है। अगर कप यहाँ पे लिखा है तो कप आपका हॉकी से संबंधित है। आगा खां गोल्ड कप पूछ ले, आगा खां पूरा नाम लिख देता हूँ, आगा खां गोल्ड कप। अब यहाँ पे गोल्ड शब्द लिख दिया है। अब ये किससे संबंधित है? तो गोल्ड कप वाला आपका फुटबॉल से संबंधित है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। गोल्ड वाला फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में किस धर्म की जनसंख्या है? बहुमत है। तो भारत में ओबियसली बात करें तो हिंदू सबसे ज़्यादा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू है, वह सबसे ज़्यादा है। बाकी जैन, मुस्लिम, ईसाई माइनॉरिटीज़ है। अगर भारत की जनसंख्या के अंदर अगर अपन बात करें तो अप्रॉक्सीमेट मैं डाटा की बात करूँ तो हिंदू है वो 79.8% के लगभग हिंदू हैं। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे इस्लाम आते हैं जो 15.23% के लगभग हो गए। और उसके बाद में अपने आते हैं बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ये सब आते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जून 2023 में निम्न में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसके अंदर ये सबसे पहले इसलिए क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर क्योंकि जो भी पुरस्कार विजेता है वह भारतीय मूल की है, भारतीय मूल की है, इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे अपने करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में जोयिता गुप्ता। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा जोयिता गुप्ता। चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, स्पिनोजा पुरस्कार क्या है एग्जाम के दृष्टिकोण से? तो ये आपका नीदरलैंड की बात करूँ मैं, नीदरलैंड उसका सर्वोच्च किस कैटेगरी का? सर्वोच्च सबसे ऊंचा वैज्ञानिक पुरस्कार है, सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। किसका है? नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। इसको कौन देती है हर साल? इसको डच अनुसंधान परिषद इसको देती है। नीदरलैंड डच अनुसंधान संस्थान इसको देती है NW। और इस पुरस्कार का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो किसके नाम पे पड़ा है? तो दार्शनिक है बारूक डी स्पिनोजा, इसके नाम पे है, बारूक डी स्पिनोजा के नाम पे है। इसको डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये भारतीय मूल की प्रोफेसर है जोयिता गुप्ता, उसको 2023 के अंदर दिया गया था। और जोयिता गुप्ता की अगर बात करें तो ये एम्स्टर्डम है, उसके अंदर एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के अंदर पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर है।
और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। चलिए दोस्तों, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है वह देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे कम आबादी वाला आपका राज्य हो गया सिक्किम। सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य हो गया। सिक्किम के बाद में दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर अपन इसकी बात करें, सबसे पहले जनगणना की बात करूँ तो सबसे पहले जनगणना होती है 1872 के अंदर होती है, और ये होती है लॉर्ड मेयो के समय में होती है। लॉर्ड मेयो के समय में भारत की पहली गैर समकालीन जनगणना होती है। चलिए आगे कुछ और आगे इसमें सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका सिक्किम है, जिसकी आबादी सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद में सबसे ज़्यादा वाला है आपका उत्तर प्रदेश है। सिक्किम के बाद में सबसे ज़्यादा वाला उत्तर प्रदेश है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के संविधान के निम्न में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित अगर अपन बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी के साथ में भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 है, उसके अंदर नीति निर्देशक सिद्धांत है वह दिए गए हैं। भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। बताइएगा, आप कमेंट करके बता सकते हो ये कहाँ से लिए गए। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए, रूस से लिए गए हैं। और ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये भारत के मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। और संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 है, उसके अंदर ये दिए गए हैं। टोटल कितने नीति निर्देशक सिद्धांत है बता सकते हो, बताइएगा कमेंट करके कितने नीति निर्देशक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। दोनों खिलाड़ी 3-3 अंक जीतते हैं तो इसको कहा जाता है ड्यूस। ऑप्शन नंबर बी ड्यूस इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ड्यूस। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 1866 आपको ईयर ध्यान में रखना है, 1866। इसमें अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड है, तो न्यूलैंड आपको नाम ध्यान में रखना है, वैज्ञानिक का न्यूलैंड। इसने एक दिया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये अष्टक नियम होता क्या चीज़ है तो आपको मैं बता दूं। अष्टक नियम में क्या होता है कि हर 8वें तत्व के गुण हैं वो पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। अष्टक का मतलब 8वें, जैसे 8वां तत्व होगा तो उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो पहले तत्व की प्रॉपर्टीज़ के समान होगी। यह है न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब न्यूलैंड के अष्टक नियम के अंदर इसने जो भी तत्वों को क्रम में व्यवस्थित किया था तो उसने परमाणु द्रव्यमान का यूज लिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। न्यूलैंड के अष्टक नियम में आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो 8वें तत्व के गुण हैं वो पहले तत्व की गुण की पुनरावृत्ति करते हैं। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला तत्व कौन सा था। न्यूलैंड के अष्टक नियम में सबसे पहला तत्व कौन सा था, तो आपका आंसर बनेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से शुरू करता है ये, और समाप्त किसके ऊपर करता है तो ध्यान में रखिएगा लास्ट वाला अंतिम कौन सा था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो लास्ट वाला होता है आपका थोरियम। थोरियम, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, थोरियम का परमाणु क्रमांक 56 है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। हॉर्नबिल उत्सव निम्न में से कौन सी मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है। तो हॉर्नबिल उत्सव है वह हमेशा नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, और ये किसके ऊपर है, एक हॉर्नबिल नाम का पक्षी है उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। और नागालैंड की मोस्टली जितनी भी नागा जनजाति हैं वो इस त्यौहार को मनाती है, तो इस पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में नागालैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ये त्योहारों का त्यौहार भी इसको कहते हैं। ये 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड के अंदर ये मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर। और नागालैंड किसके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो म्यांमार के साथ में बाउंड्री शेयर करता है नागालैंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मुंडारी नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। देखिए ऑप्शन में से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। मुंडारी नृत्य का संबंध झारखंड के साथ में है, झारखंड से जुड़ा है। और कौन इसको परफॉर्म करते हैं, तो मुंडारी है झारखंड की मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति आपको ध्यान में रखना है, मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों इसके अंदर भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी और कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच थी।
तो हरित क्रांति, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना का समय की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56, पहली वाली का समय था 1951 से 56, दूसरी वाली का समय था 56 से 61 और तीसरी वाली का समय था 61 से 66। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब हरित क्रांति के बारे में अगर बात करें तो हरित क्रांति का जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग को इसका जनक कहा जाता है, और जिस समय ये क्रांति लाई गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। और उसमें खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? सुब्रमण्यम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। टोटल 20 क्वेश्चन अपन इस वीडियो के माध्यम से लगाने वाले हैं। क्वेश्चन आपका है कि भारत के उत्तर पश्चिम में निम्न में से किस देश की सीमा लगती है? तो उत्तर पश्चिम की बात करिए, भारत के नक्शे के अंदर मैं बात करूँ, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम में इधर की तरफ क्या है? तो इधर की तरफ अपना जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो वहाँ से अपना अफगानिस्तान बाउंड्री शेयर करता है और यहाँ पे पाकिस्तान शेयर करता है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो भारत के साथ में बाउंड्री शेयर करने वाले टोटल 7 देश हैं। अगर ऑप्शन में 7 ऑप्शन में नहीं हो ऑप्शन, तो 6 ऑप्शन में हो सकता है, तो 6 भी आपका करेक्ट है यदि ऑप्शन के अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो ऑप्शन देख लीजिएगा, 6 और 7 दोनों, तो आपको 7 पे ऊपर टिक लगाना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर की जाती है? तो मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर की जाती है बांग्लादेश के साथ में शेयर की जाती है सबसे ज़्यादा। तो बाकी बाउंड्री किस किस के साथ में शेयर की जाती है? भारत की बाउंड्री होती है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद है नेपाल, म्यांमार, भूटान और चीन और बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर की जाती है बांग्लादेश के साथ में की जाती है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ में शेयर की जाती है। और भारत की जो टोटल भूमि सीमा की बात करें तो 15,200 स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ में बाउंड्री शेयर होती है 4,096.7 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? वर्तमान भारत में स्थित नहीं है तो इसका आंसर बनेगा कंधार। कंधार भारत में नहीं है तो कंधार आपको अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान। बाकी कलसी, गिरनार और मस्की तीनों की बात करें तो तीनों के तीनों भारत के अंदर स्थित हैं मौर्यकालीन शिलालेख। और मौर्य शासक अशोक ने सबसे ज़्यादा अपने शासनकाल में कई शिलालेख बनवाए थे, और अशोक के शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे और भाषा हो गई। और इनकी लिपि की बात करें तो इनकी लिपि थी खरोष्टी एंड ब्राह्मी, खरोष्टी एंड ब्राह्मी लिपि थी। सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 के अंदर जीता था तपन कुमार पटनायक ने। अब देखिएगा ये पेपर है 2024 के अंदर कंडक्ट हो रहा है, बट करंट अफेयर जैसा क्वेश्चन 2018 का पूछा गया, तो एग्जाम में कोई भरोसा नहीं, इसलिए आप पेपर सेट जरूर लगा के जाइएगा, क्योंकि आप किताबों का कोई भी एंड नहीं है, कितनी किताबें पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन पढ़ें। तो मेरा तो ये मानना है कि जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओगे आप, जो भी एग्जाम्स का आपको मिल जाता है, उस प्रीवियस पेपर्स को लगाते रहो, उससे ज़रूर आपको सफलता मिलने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तपन कुमार पटनायक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं 2026 एशियाई खेलों की मेज़बानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? 2026 के एशियाई खेलों की मेज़बानी की अगर अपन बात करें तो करेक्ट आंसर जाने वाला इसका जापान इसकी मेज़बानी करेगा, जापान इसकी मेज़बानी करेगा, जापान। और पहले एशियाई खेल कहाँ पे हुए थे? 1951 के अंदर हुए थे, भारत के नई दिल्ली में, भारत के नई दिल्ली में पहले एशियाई खेल नई दिल्ली 1951 में। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो पंडित रविशंकर की बात करें तो आंसर बनेगा सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। और इनको 1999 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है इनको 1999 में। यहाँ पे शब्द है सारंगी, सारंगी के है सबरी खान, स्रोत है, स्रोत के अमजद अली खान है, और बी ने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 2023 में कृषि
और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करता है। तो इसका नाम है किसान ई-मित्र। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री उस समय थे जिसने इन्होंने लॉन्च किया, तो थे कैलाश चौधरी। उस समय थे कैलाश चौधरी। 2023 की बात है। उन्होंने एआई चैटबॉट लॉन्च किया था जिसका नाम था किसान ई-मित्र, जो किसानों को सहायता कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ में ये टोटल 20 क्वेश्चंस का एक मैंने पेपर सेट यहाँ पे खत्म किया। पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट वीडियो देखा करो, जरूर सहायता मिलने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।